क्या भारत संकट में है? क्या भारत टूट रहा है? और क्या भारत का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 11 बजे मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता हूं और एक बार फिर से मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दरअसल ये सवाल जो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने किए वो राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए हैं और राहुल गांधी भारत की धरती पर यह सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, विदेश के अंदर जाकर भारत को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए? डंके की चोट पर यह सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि भारत के अंदर क्या मीडिया पर हमला हो रहा है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है? और क्या निष्पक्षता पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है? आज मुद्दा हमारा यही रहेगा और डंके की चोट पर सवाल भी मुद्दे की बात में पूछेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ, क्योंकि वार पलटवार का दौर राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार जारी है, क्योंकि विदेशी धरती से सवाल खड़े किए गए हैं। जानकारी आपको इस वक्त बड़ी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों, ईसाइयों, अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का प्रधानमंत्री मानते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। भारत में नेताओं की जासूसी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। हालांकि इसका पलटवार अनुराग ठाकुर की तरफ से भी दिया गया है और बीजेपी के मंत्री की तरफ से भी यह बयान दिया गया है कि राहुल गांधी के मानसिकता में पेगासस घुस गया है। ये अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है, यानी जोरदार हमला बीजेपी की तरफ से भी बोला गया। सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए गए और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारत इस वक्त खतरे में है। ये बता रहे हैं विदेशी धरती पर राहुल गांधी, और राहुल गांधी विदेश के अंदर भारत की इन स्थितियों को रख रहे हैं। पर क्या वाकई देश के अंदर ऐसा है? आज हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिएगा और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found is, तो आपने सुना राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नेताओं के फोन में पेगासस लगा दिया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का माना जा रहा है और देश इस वक्त खतरे में नजर आ रहा है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। लेकिन अनुराग ठाकुर, बीजेपी के नेता, राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, फटाफट से वो भी आप सुनिए। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर, उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। नेता के रूप में उनको स्वीकारा है।
ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए, और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया, और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का तो देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और यह साजिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो ये तमाम बातें कही हैं, आज उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई देश में इस तरीके का संकट है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हम उठाते हैं, उन सवालों को आपके सामने रख देते हैं, फिर राजनेताओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सवाल नंबर 1 की विदेशी धरती पर देश पर आखिर क्यों सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल नंबर 2 की अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का आखिर कौन मानता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या भारत में नेताओं की जासूसी होती है, इस पर भी सवाल करेंगे। और विदेश में सवाल उठाकर क्या कांग्रेस को ही मुश्किल में डाल रहे हैं राहुल, ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि क्या 2024 के लिए विदेश में ऐसा बयान दिया गया, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है और 2023 के अंदर जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन 2024 के लिए ही ऐसे बयान कांग्रेस दे रही है। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात आपकी करवा देता हूं, चर्चा की शुरुआत करता हूं। एहसन सिंह जी है, इस वक्त स्पोक पर्सन बीजेपी से हैं। एहसन जी, आपका स्वागत कर रहा हूं इस बार फिर से मुद्दे की बात में। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर आपने समय निकाला। राकेश कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने एक बार फिर से समय निकाला, आप तीनों का स्वागत। लेकिन संदीप जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं, स्वागत के साथ सवाल लेता हूं। क्या है सर देश में ऐसा संकट, जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर जो चिंता की बात है, देश किस तरीके से संकट में है, बताएंगे हमारे दर्शकों को आप, जो राहुल गांधी बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो है आज देश की परिस्थितियां हैं, और जहां तक आप बाहर की बात कर रहे हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में जहां पर हम पढ़े थे, अपने गुरुकुल में वो गए हुए थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और जहां शिक्षा ग्रहण किया जाता है, वो एक घर होता है आदमी का। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, और राहुल गांधी जी के लिए वो उनका घर है। वहां पर उन्होंने पढ़ाई की है, और अपने जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वहां पर ये गर्व की बात है कि जहां शिक्षा ग्रहण करे, वहां पर आपको इस तरीके से इनवाइट किया जाए, एक जो है वैश्विक समस्या पर और वैश्विक जो है सोच पर, और जो है कैसा आने वाला समय होगा, तो लीजिए हर्ष जी, किस तरीके से आने वाला समय होगा, उस पर बात करने के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो ये गर्व की बात है। अब आप बात कर रहे हैं पेगासस के मामले में, क्या सरकार ने जांच कराई? क्या सरकार ने कभी यह कहा क्या कि हमने पेगासस नहीं खरीदा था? अगर पेगासस खरीदा था, क्या उन्होंने बताया कि हमने इसका इस्तेमाल किसके ऊपर किया? आज तक नहीं बताया। तो सुन लीजिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ही है, तो फिर संसद किस लिए है? संसद में तो आप बहस कर सकते हैं, जहां पर राहुल गांधी गए थे वो संसद नहीं था। हर चीज जो है सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। दूसरी बात, एक चीज मान के चलिए, मोदी जी गए थे सियोल में, उन्होंने कहा था कि उन्हें देश में पैदा होने में शर्म आती है। उसकी बात करिएगा। 2014 के पहले मोदी जी घूम कर कांग्रेस के खिलाफ गाली दे रहे थे, उसकी बात करिएगा। अब सुनिए ना साहब, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी 2014 के पहले विदेश भ्रमण पे थे, और वहां पर क्या भारत के खिलाफ जो है बोल वचन क्या कर रहे थे, वो क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे। और प्रधानमंत्री के बनने के सवाल ये है ना कि देश की ऐसी छवि प्रदेश के अंदर क्यों, एक बता रहा हूं। लेकिन संदीप जी, मेरा एक सवाल सुनिएगा।
अगर आपको उठाने हैं मुद्दे, एक मिनट संदीप जी, बस एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अगर मुद्दे उठाने हैं तो सर देश के अंदर उठाइए ना। एक मिनट संदीप जी सुन तो लीजिए, अगर मुद्दे आपको उठाने हैं तो आप देश के अंदर क्यों नहीं उठाते हैं? संसद के अंदर उठाइए, सड़क पर प्रदर्शन करिए ना। अगर पेगासस का मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है, तो सड़क पर आप प्रदर्शन करिए। जिन अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं सर, पूर्वोत्तर में सबने तो बीजेपी को वोट दे दिया। अब बात कर रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का कहती है। हर्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर ये सवाल आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं तो पहले भाजपा से पूछ लीजिए कि मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर सियोल में ये बोला कि उनको भारत में पहले पैदा होने पे शर्म आती थी। ठीक है, मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जी जो बोला वो सही बोला, आप 2014 के पहले वैसे ठीक है, बहुत सारी बात मैं यही सवाल पूछता हूं संदीप जी, लेकिन क्या राहुल गांधी ने विदेश के अंदर जो सवाल उठाए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो देश के अंदर उठाने चाहिए थे? जब देश का मुद्दा है तो देश के अंदर ही बात हो। देश की छवि ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि साहब, एक व्यक्ति इसके पहले जो काम कर चुका है वही काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो एक जो है गणमान्य हो गया और एक अपराधी कैसे? संदीप जी, यहाँ कोई किसी को अपराधी बनाने के लिए नहीं तुला हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश की छवि प्रेजेंट ऐसी विदेशों के अंदर ना हो। अगर आपको सवाल उठाने हैं तो सड़क है, संसद है, आप विपक्षी पार्टी हैं सर, बस इतना कहना है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेता हूं, पहले आपके सवाल का जवाब लेता हूं, एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एसएन जी समाजवादी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कह रहे हैं कि विदेश में वो भी तो गए, ऐसी बातें उनकी तरफ से भी की गई। एसएन जी जल्दी से एक एक सवाल ले रहा हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हर जी 15 मिनट हो गया, आप कह रहे हैं कि जल्दी से। अब प्रश्न में हमारे पे आया, आपने कहा जल्दी से। मैं एक बात कहूं कि आप 100 सवाल पूछिए। आप भारत में रहते हुए भारत के मर्यादा में भारत के लोगों से, सड़क से लेकर संविधान तक, आप संसद तक 100 सवाल पूछिए, लेकिन आप बाहर जाते हैं, भारत को अपमानित करने का कार्य करते हैं। ऐसे भारत जिसका नाम इस समय दुनिया में जिसकी अलग जगह है, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि अगर भारत चाहेगा तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। ऐसा भारत जिसको सब लोग सर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार हैं, जो हम श्रेष्ठ भारत का नारा देते हैं। मैं कह रहा हूं, हमारे मित्र कह रहे हैं 2014 के पहले तो आप मोदी जी पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप विदेश जा ही नहीं सकते। तो मोदी जी किस देश में जाकर कहे? पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी, अगर आपको कुछ लग रहा है और जनता से आप अगर ये बात कहते, जनता आपकी बात को मान लेती तो माना जाता कि बात सही है। क्योंकि बार बार आप जनता के पास जा रहे हैं और जनता कह रही है कि ऊंची बात करते हैं, ये छोटी बात करते हैं, इनको किसी चीज की ना जानकारी है, न भारत की जानकारी है, न भारत की विविधताओं की जानकारी है, न भारत की संस्कृति की जानकारी है, न भारत के गौरव की जानकारी है। आप खालिस्तान की बात वहां कर लेते, आप पाकिस्तान की बात वहां कर लेते, आप कई और देशों की चर्चा कर लेते जहां पे बहुत सारे लोग तालिबान की बात कर लेते, जहां पे बहुत सारे लोगों का धर्म खतरे में है और लोग खतरे में। भारत में तो कोई खतरे में नहीं है। आपके जिम्मेदार चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, सबसे माफी मांगना चाहिए। उन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया। आप जो एक पार्टी के मुखिया हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ हैं, ऐसे वरिष्ठ आदमी बाहर जाकर ऐसी बात करता है? क्या कभी मोदी जी या देश का कोई प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता ये जाके कहा है? मैं तो किसी भी पार्टी के नेता को कहता हूं, विदेश में जाके अगर कहा हो तो आपके जिम्मेदार चैनल पे कोई भी यहां बता सकता है कि भारत में फला धर्म खतरे में है, या भारत में हिंसा हो रही है, भारत में मीडिया खतरे में? कहा कभी कोई कहा है? इनके समय में जब मीडिया खतरे में थी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी चंडी है, वो हमारी दुर्गा है, दुर्गा की उपाधि देते हैं। इतना बेसिक अंतर नहीं समझने वालों को भारत, ठीक है संदीप जी, बीजेपी कह रही है कि वो कितने व्याकुल हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, राकेश जी के पास जाता हूं। अगर भारत को गिरवी रखना होगा तो राहुल गांधी जी भारत को गिरवी रख सकते हैं। आपके चैनल पे कह रहा हूं राकेश जी, एक तरफ G20 विदेश नेताओं की सर हम देख रहे हैं कि मीटिंग चल रही है जो देश की छवि को बता रही है कि कैसे भारत की छवि बदल रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश खतरे में है। आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। राकेश जी आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। राकेश जी, ऐसा है कि देश खतरे में है या नहीं है, ये मुद्दा तो ये है कि देश की सुरक्षा पे भारत के जवान खड़े हुए हैं
और जहां पर भारत के जवान खड़े हों, भारत की सेना खड़ी हो, वो देश कभी भी असुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी सेना में वो ताकत है कि वो किसी भी शक्तिशाली देश को जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब बात अगर आए राहुल गांधी जी के वक्तव्य पे, जो उन्होंने जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया और उन्होंने कहा कि मेरे फोन के अंदर पेगासस लगाकर किस तरीके से जासूसी कराई जा रही है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र शक्ति के सदस्य हैं। अगर इन्हें इस तरह की कुछ आवाज उठानी थी तो इन्हें लोकसभा के अंदर संसद में बैठकर उठानी थी, इनकी पार्टी को उठानी थी। अभी 3 प्रदेशों में चुनाव हुए, इन्हें तीनों प्रदेशों के चुनाव की रैलियों में जाके ये बात उठानी थी कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के फोन की जासूसी के लिए पेगासस का यूज किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी जी को ये आवाज उठानी थी तो राहुल गांधी जी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये आवाज उठानी थी कि मेरे फोन के अंदर जासूसी कराई जा रही है। अपने देश से दूसरे देश में जाकर ये बात ठीक है कि वहां पर उन्होंने पढ़ाई करी, उनको वहां पे एज ए लेक्चरर के तौर पे बुलाया गया कि आप आए और यहाँ पे एक लेक्चर दें, तो उन्हें अपने से जुड़ी बातें बतानी चाहिए, उन्हें अपने देश की विशेषताएं बतानी चाहिए, उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की विशेषताएं बतानी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने फोन के अंदर जासूसी की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि देश की बात देश के अंदर, देश की बात देश के अंदर, बड़ी लोकतंत्र की शक्ति। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, राहुल गांधी माफी मांगेंगे। इटली की प्रधानमंत्री को आपने कल ही सुना, वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये इटली के प्रधानमंत्री का कहना है, जहां पर राहुल गांधी बार बार जाते हैं सर इटली के अंदर। हर्ष जी, आपसे पहली बात तो विनम्र आग्रह है कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा बातों। आप G20 की बात कर रहे हैं। G20 में 7 देशों ने साफ साफ आपके साथ फोटो खिंचाने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। कहाँ है ऐसा? कहीं लिखा है? फोटो की कहीं लिखा है? अरे साहब, अरे पढ़ा करिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। एसएन जी की भी आवाज दीजिएगा जरा, कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़ा था? एक मिनट, कहाँ पढ़ा था? आप समर्थन करिए या तो विरोध करिए। कहाँ पढ़ा था? एक मिनट G20 कहाँ से आ गया? एसएन जी, मैं आवाज किसी की बंद नहीं करता हूँ, आपकी ऑडियो मैंने बढ़ाने को कहा था। एसएन जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट एसएन जी आ रहा हूँ। संदीप जी कहाँ पढ़ा था? सिंह जी, बाबू कहाँ पढ़ा था? संदीप जी कहाँ पढ़ा था? सुनिए, आपसे बड़ा गुंडा कौन है? एक मिनट एसएन जी आ रहा हूँ आपके पास, मेरा सवाल है ना एसएन जी, मैं ऑडियो किसी की डाउन नहीं करता हूँ, इसलिए आपकी आवाज देने को बस मैंने कहा। एसएन जी एक मिनट रुक जाइए। एसएन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्लियर करने दीजिए ना, जनता को क्लियर करने दीजिए। संदीप जी कह रहे हैं कि फोटो नहीं खिंचाई भारत के साथ किसी विदेश मंत्री ने। एक मिनट एसएन जी, एक मिनट। आपकी मर्यादा है, सुन लीजिए। तो साहब, बाबू साहब, हमने जाति की बात ठीक है। संदीप जी कहाँ पढ़ा आपने? एक मिनट रुक जाइए एसएन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को क्लियर करने दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं आपको पूरा समय दूंगा। संदीप जी कहाँ संदीप जी कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने? संदीप जी एक मिनट एसएन जी रुक जाइए। अखाड़े का मैदान ये नहीं है, मुद्दे की बात में किसी ऑडियो डाउन नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताबड़तोड़ बोलते जाएंगे, जनता को नहीं समझ में आता है ऐसे। एक एक करके बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आ रहा हूँ एसएन जी आपके पास। संदीप जी कहाँ पढ़ा आपने? संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो बताइए आपने कहाँ पढ़ा कि विदेश मंत्रियों ने फोटो नहीं खिंचाई भारत के साथ? फिर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। एसएन जी एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी इस समय आप संख्या संदीप जी सुन लीजिए सर, आवेश में मत आइए। एसएन जी रुक जाइए। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ सर, मुद्दे की बात में अखाड़ा नहीं है ये। एसएन जी रुक जाइए एसएन जी। संदीप जी एक मिनट, एसएन जी रुक जाइए। संदीप जी मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ पढ़ा आपने? संदीप जी कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने कि विदेश मंत्रियों ने भारत के साथ फोटो नहीं खिंचाई? संदीप जी ठीक है, एक मिनट एसएन जी रुक जाइए एसएन जी रुक जाइए ना, सवाल पूछा जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, आपकी बारी आएगी फिर बोलिएगा। एसएन जी रुक जाइए।
करा एक मिनट। दीजिए, ठाकुरशाही नहीं चलेगी। करा दीजिए। ठीक है, और आज ठीक है। भारत के लोग ठाकुरशाही नहीं चलेगी। एक मिनट आप संदीप जी, लोग सुनवाइएगा। संदीप जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। संदीप जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। G20 में किस विदेश मंत्री ने भारत के साथ फोटो नहीं खिंचाई? मुझे जवाब दीजिए संदीप जी, संदीप जी जवाब दीजिए। एक शब्द की जानकारी एहसन जी रुक जाइए, आपको मैंने बोलने को नहीं कहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं ऑडियो डाउन नहीं करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रुक जाइए, फिर मेरे को नहीं तो चलाना पड़ेगा काउंटडाउन। तब हमसे बात करिएगा। ठीक है संदीप जी, इनसे बात संदीप जी कौन कैसे बात कर रहा है उसके लिए मैं हूं। दिखा देंगे कल। संदीप जी, संदीप जी, संदीप तो राहुल जी कह रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना, भाजपा लोग राहुल जी के छोड़िए, राहुल जी के छोड़िए, आप अपना जवाब दीजिए। कौन सा विदेश मंत्री ने भारत के साथ फोटो नहीं खिंचाई? संदीप जी आप बात करते हैं, राहुल गांधी विदेश में जाकर बात कर रहे हैं, भारत की इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे हैं, आप बताइए ना। चलिए फिर बोलिए। एहसन जी रुक जाइए। जेके न्यूज के दर्शक देख ले। हाँ देख रहे हैं, जेके न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि संदीप त्रिपाठी रोज आते हैं और बिना सवालों के जवाब दिए चले जाते हैं। हमारे भगवान होते हैं। एहसन जी रुक जाइए, एहसन जी आपसे सवाल नहीं किया है मैंने, एहसन जी मैंने आपसे सवाल नहीं किया है, मैं नहीं सुनूंगा। चिंता मत करिए। एहसन जी, एहसन जी मैंने आपसे सवाल नहीं किया है। संदीप जी अब बताइए कौन सा विदेश मंत्री था जिसने फोटो नहीं खिंचाई? अरे हर्ष जी, आ रहा हूँ एहसन जी प्लीज, मैं आपको समय दूंगा पूरा, मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मैं सभी को समय दूंगा, मैं अपनी डिबेट को आधे घंटे से 1 घंटे ले जाता हूं सर। रुक जाइए 1 मिनट, संदीप जी बताइए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका के विदेश मंत्री ने फोटो नहीं खिंचाई, नहीं खिंचाई, सामूहिक फोटो खिंचाने से इनकार कर दिया। सुनिए सर, अरे मैं न्यूज बता दे रहा हूँ आपको, लिंक भेज दे रहा हूँ, आज तक की खबर है। कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में? नहीं सर मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, फोटो भी आपको दिखा दूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आप भाजपा का ट्विटर हैंडल चेक करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री की फोटो है, अमेरिका के विदेश मंत्री की एस जयशंकर के साथ फोटो है, फोटो है। पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। अब मैं बताता हूँ, आपने शायद उस खबर को सही से समझा नहीं। मेरी तो सुन लीजिए सर, खबर मैं पढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, आप बता रहे हैं ना किसी चैनल का नाम लेकर, मैं क्लियर कर देता हूँ खबर क्या है। संदीप जी खबर ये है, रशिया वहां पर मौजूद था, रशिया के विदेश मंत्री भी, चीन के विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, तमाम देशों के विदेश मंत्री। आपस में अभी कैसे रिलेशन है दुनिया में आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, इस वजह से आपस में फोटो नहीं खिंचाई गई, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के साथ सबकी फोटो है सर। इसलिए अब इस बात को दोबारा मत बोलिएगा, अगर पढ़ के आते हैं तो सही पढ़ के आइए मेरी डिबेट में। हाँ। अरे डिबेट में आप क्या हूँ, क्या ऐसे ऐसे चला आया हूँ क्या, मुंह हाथ धुल के आपकी तरह? सुनिए, आपको तो ये नहीं पता था, मैंने बता दिया तो आप जान लीजिए। सुनिए, आप पर्सनल कमेंट करेंगे, पर्सनल कमेंट का जवाब दूंगा। अब सुनिए, शांति से सुनिएगा, सवाल किया है, जवाब लीजिए ना। 1 मिनट सर, 1 मिनट सही से 1 मिनट। सवाल अगर आप मेरे को बताइए कौन सा विदेश मंत्री था, आपने बताया नहीं। डिबेट है कि इंटरव्यू है कि एहसन जी आ रहा सवाल जवाब आ रहा हूँ, एहसन जी आ रहा हूँ। संदीप जी जल्दी से, डिबेट है। आप संदीप जी जल्दी से, आप स्नान करके आए हैं, डिबेट है। संदीप जी जल्दी से जी। पहली बात तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू साहब अपने गुंडई से जो है ब्राह्मण को बचा के रखिए। आप लोग वैसे भी अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बोलने का अधिकार तो सुरक्षित रखिए। देखिए जिस तरीके से जो आदमी चैनल पर इतनी गुंडाई कर रहा है, जो इतनी छोटी भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, जो जाति की बात कर रहा है, जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, उसको बताइए कि आप धर्म खेलिएगा। अगर आप ब्राह्मण की बात कर लेंगे तो अपराधी हो गए। जाके भारत को सुनिए ना, करने का कार्य करिए कृपया। अब देखिए, हाथ जोड़ा जा रहा है, नेता को समझाइए, नेता को बताइए। अगर आप डिबेट नहीं करा सकते हैं तो क्या मतलब है? फोटो मत रुकिए, आपको समझ नहीं आ रहा जनता की बात, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर। ये विडंबना है नेताओं की, जो आप लोग आके अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सही से जवाब नहीं देते हैं। एहसन जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, संदीप जी 1 मिनट, संदीप जी रुक जाइए ना, रिक्वेस्ट तो करने दीजिए सर, या वो भी नहीं करने देंगे। आप तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो आप ना यहाँ पर बैठे होते ना मैं बैठा होता सर। लोकतंत्र है, तभी आपको बोलने का मौका दिया है, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया है। लोग बैठना बंद कर संदीप देंगे, जी, आपको कौन देखेगा? संदीप जी, कौन देखेगा? संदीप जी आप मुझे मत बताइए कि मेरे को कौन देखेगा, या मेरे चैनल के बारे में आप मुझे मत बताइए सर। मेरा चैनल निष्पक्ष दिखाता है, और अगर ये निष्पक्ष ना होता तो आप ना बैठे होते डिबेट में। संदीप जी,
समय व्यर्थ मत करिए। मेरी डिबेट राहुल गांधी पर है, मेरी डिबेट राहुल गांधी पर है, मैं G20 पर नहीं हूं, अभी बाद में आऊंगा। राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी पर है, ठीक है जल्दी से मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने मुझे ठीक है जल्दी से दोनों साथियों ने मिलकर जल्दी से। देखिए अभी आपने कहा जो मैंने कही कि सामूहिक फोटो खिंचाने से इनकार किया, उस पर आपने प्रश्न खड़ा किया, फिर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें रूस की वजह से। साहब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो है बंद कराने की क्षमता मोदी जी भी रखते हैं, और आप साथ फोटो नहीं खिंचवा पा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं डंका बज रहा है। मैं इसी में तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं, बात तो मैं कह रहा हूँ। अब जवाब दे दूं, फिर एसएन जी के पास जाऊंगा और पैनल में मेरे पास राकेश जी भी। और सुन लिए साहब एक बात और, ठीक है, 2 विदेश मंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है इसी G20 में, जिसमें से एक जापान भी है, उसकी भी बात कर लीजिएगा। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मोदी जी जब जाकर सियोल में ये कहते हैं कि मुझको लेकर और भी लोगों को पहले भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी, ये मोदी जी का बयान है प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में। मानते हैं लोकतंत्र भारत के अंदर जिंदा है। अरे गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र जिंदा है, घोटा जा रहा है, जिंदा है। क्यों गला घोटा जा रहा है? लोकतंत्र है, हमारे देश में संविधान है। अरे साहब जब तक देश में संविधान है या नहीं त्रिपाठी जी, मैं उसका जवाब भी दूंगा। जब तक लोकतंत्र देश में संविधान है या नहीं है, आप संविधान के हिसाब से चलते हैं नहीं चलते हैं, अनर्गल बात मत कहिए। देश के अंदर संविधान अभी भी है, देश के अंदर लोकतंत्र अभी भी है, वोट देने का अधिकार आपको भी है, वोट देने का अधिकार मेरे को भी है सर। आप अनर्गल बात मत करिए। लोकतंत्र का अगर गला घोटा जा रहा होता तो मेरी डिबेट में आप आखिर नहीं बोल रहे होते। राहुल गांधी को आजादी नहीं होती विदेश के अंदर जाने की, आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी जितनी आपको है उतनी मेरे को है सर, बोलने की आजादी। अनर्गल बातें नहीं। राकेश जी, क्या त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं? राकेश जी जल्दी से। देखिए हर्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपाठी जी को इस बात को बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी विदेश में गए और विदेश के अंदर उन्होंने जो बातें उठाई, चाहे वो जासूसी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक किस तरीके से खतरे में है, तो ये बात राहुल गांधी जी को संसद में उठानी चाहिए एक सांसद होने के नाते, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उठानी चाहिए, क्योंकि वहां पर इंग्लिश में बोलेंगे या यहाँ पर आके हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को समझाएंगे। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। मुझे इस पे आपत्ति नहीं है कि ये वो वहां पर गए और उनको यूनिवर्सिटी ने बुलाया और वो अपना लेक्चर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि किसी हिंदुस्तान के नेता को, एमपी को विदेशी यूनिवर्सिटी बुलाए, लेकिन वहां जाकर जो बात कर रहे हैं वो उनको संसद में करनी चाहिए। देश के संसद के अंदर क्यों नहीं, ये मैं सवाल लूंगा जरूर। एक मिनट एसएन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट त्रिपाठी जी, सबको मुझे समय देना है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एसएन जी, जब मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं तो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भैया हम तो हर जगह आवाज उठाएंगे, सड़क के ऊपर भी हम आवाज उठा रहे हैं, सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे हैं और विदेशी धरती पर भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है। एसएन जी जल्दी से। हर्ष जी, मैं कह रहा हूं देश में एक मर्यादा है, एक परंपरा है, और सभी लोग जब भारत के बाहर कहीं जाते हैं तो जो हमारे देश का खिलाड़ी भी होता है वो किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं दौड़ता है, वो भारत का झंडा लेकर दौड़ता है। मैं कह रहा हूं आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं जो भारत की चुनी हुई राष्ट्रपति को, जो संवैधानिक सबसे बड़े पद पे बैठी हैं, उनको भी अपमानित करने का कार्य करते हैं। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मर्यादित तरीके से आप डिबेट कराने के लिए यहाँ आते हैं, मेरा नाम उसमें लिखते हैं एसएन सिंह। इन्होंने ये आप देखे होंगे कि धर्म और जाति की मर्यादा को लांघकर ऐसी बात करते हैं। मैं कह रहा हूं मैं नाम ही नहीं ऐसे व्यक्ति का लेना चाहता हूं। मैं कहूंगा भारत तोड़ने का कार्य किसने किया? हर्ष जी आप बताइए। ये तो अखंड भारत था, अछूड़े भारत था। प्रधानमंत्री पद की छोटी कुर्सी के लिए सबसे पहले तथाकथित कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस जिसको विदेश की धरती पे विदेशियों ने जिसको निर्मित किया था, जिसके 4 अध्यक्ष विदेशी रहे थे, वो 10-12 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा देते हैं। उसके बाद देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते थे, भारत में 2 संविधान लागू कर देते हैं, और भारत का गला तब घोटा जाता है जब देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। उसके बाद सिखों की हत्या करा देते हैं, और अभी जब भारत जोड़ो यात्रा पे चलते हैं, पहले दिन यात्रा उसके साथ करते हैं जो भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे भारत को बांटने की बात करता है स्टालिन। दूसरे दिन यात्रा उस पादरी के साथ करते हैं जो कहता है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं, सिर्फ उसके भगवान को माना जाए। तीसरे दिन यात्रा उसके साथ करते हैं जो जिंदा गाय को जला देता है। यात्रा जब आगे बढ़ती है तो धर्म की राजनीति करते हैं, सीताराम श्री राम का अंतर बताते हैं। राजस्थान में आते हैं तो कहते हैं बीजेपी को तो हिंदी आती है,
इंग्लिश आती नहीं, और विदेश में जाकर जो चाइना से फंडिंग लेते हैं लोग, जो जाकिर नाइक से पैसा लेते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यकों पे भी बोलिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे आप अत्याचार कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को बांटने का काम कर रहे हैं, दूसरे दर्जे का मानते हैं, सिख हो ईसाई हो। जल्दी से इस पर भी जल्दी से। देखिए, मैं तो कह रहा हूं हर आवाज लोकतंत्र में उठाने का सबको अधिकार है। ये बात आपको, अभी हाउस चल रहा था, हाउस ऑर्डर में था और आप हाउस में कई दिन गए थे, आपको निश्चित तौर पे अगर किसी के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूं किसी के खिलाफ अगर ऐसी बात हो रही है तो आप आवाज उठाइए, लेकिन आप ऐसे जगह जाके आवाज उठा रहे हैं जहां से हमारे दुश्मन देशों की मदद कर रहे हैं, हमारे दुश्मन की भाषा बन रहे हैं। वही तो पाकिस्तान कहता है, वही तो और ऐसे देश कहते हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि कई हजार करोड़ रुपए भारत को बदनाम करने के लिए हम खर्च देंगे और राहुल गांधी जी को बढ़ावा देंगे। वही उसी चीज को तो स्वीकार के आपने मान लिया कि आपके नाते वो ऐसा करते हैं। आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, सही से जवाब दीजिएगा। सभी ये कह रहे हैं, राकेश जी भी, एसएन जी भी, मैं भी ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप मुद्दे उठाइए, लोकतंत्र का मुद्दा हो सर, महंगाई का मुद्दा हो, विपक्षी पार्टियां सड़क पर आइए, सदन के अंदर जाइए, लेकिन विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? पिछली बार जब राहुल गांधी गए थे तो भारत को पाकिस्तान जैसा बता दिया था कि कैरोसिन डालकर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। अब की बार ये बातें, विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? सवाल सिर्फ इतना सा है संदीप जी, आप अपने देश के अंदर उठाइए। मैं सिर्फ इतना फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जेके न्यूज के दर्शकों देख लीजिएगा, मैं अभी बोलना शुरू करूंगा, 10 सेकंड नहीं होगा, दोनों लोग जो है टर करना शुरू कर। चलिए ठीक है, देखते हैं दर्शक। 10 सेकंड की, ठीक, देखिए 10 सेकंड हो गया, अभी बोल दिया। अभी कितने ध्यान से सुन रहे थे सन सिंह जी को। चलिए ठीक है। जिस तरीके से अभी अल्पसंख्यकों के अत्याचार की बात हो रही है और एक जो है मनमोहन सिंह जी के बयान की बात हो रही है, मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार देश के रिसोर्सेज पे है, तो हमारे घर में अगर कोई छोटा भाई होता है तो हम ये बात कहते हैं, अगर आप छोटा भाई मानते हैं तो। भाजपा इसी तरीके से अल्पसंख्यकों को मानती है कि टिकट नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में कितने टिकट दिए, संसद में कितने टिकट दिए, कितने सांसद अल्पसंख्यक के 20% की आबादी है, आप उनको टिकट क्यों नहीं देते हो? अगर आप इनको मानते हो, 2 दर्जे के नागरिक नहीं मानते हो, तो टिकट काहे नहीं देते साहब? दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, तो अभी राजस्थान के 2 लोगों को सिर्फ गौ तस्करी के जो है शंका के आधार पर जिंदा जला दिया जाता है। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि 2 ब्राह्मण लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, प्रशासन में बुलडोजर चलाकर गिराकर ब्राह्मण की लड़कियों को मार दिया गया? आप बताइए, क्या सच नहीं है कि आप जो है जाति और धर्म को आधार? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब था, मेरे सवाल था कि विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? ये जवाब ही नहीं है त्रिपाठी जी, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों। मैं फिर इन सवालों का जवाब एसएन जी से जरूर लूंगा, इसी डिबेट में बोल रहा हूं, लेकिन विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? तो फिर कहिएगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं है त्रिपाठी जी, विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? उसका भी जवाब मत दे साहब, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले जो सवाल और भी उठे थे, और भी साथियों ने सवाल किए थे, आप ये अकेले नहीं कि तीनों लोग तो सवाल कर रहे हैं। जवाब देने वाला जिससे सत्ता से सवाल होता है उससे तो आप सवाल पूछेंगे नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं, चलिए हम कम से कम आप हमें समझते हैं जवाब देने लायक, तभी सवाल कर रहे हैं। देखिए हर्ष जी, अभी आपने कहा कि विदेशी धरती का इस्तेमाल क्यों? कोई विदेशी धरती का इस्तेमाल जो है इस तरीके से नहीं हो रहा है। आज देश, कोई देश वो ग्लोबल है। अगर आप वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं तो हर एक नेता जाता है विदेश की धरती पर, अपनी बात रखता है और अपने देश की बात रखता है और अपनी बात रखता है। जिस तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर आप मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं, तो ठीक है, मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं। एक भी सकारात्मक बात क्यों नहीं थी देश के लिए? देश के लिए एक भी सकारात्मक बात क्यों नहीं? पूरा जवाब जल्दी से पूरा जवाब, ठीक है, जल्दी से सर। देखिए, जो आपने महात्मा गांधी का सेशन उसमें नहीं देखा, भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में अगर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसको आपने नहीं देखा पूरा। आप उसमें अगर वो लर्न लिस्निंग की बात कर रहे हैं, सुनने की कला की बात कर रहे हैं, तो वही तो कला मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप नहीं सीख रहे हैं, नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। ए.के. एंटनी ने क्या बोला? आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, ए.के. एंटनी कहते हैं कि अब मुसलमानों से हटकर हिंदुओं पे आइए। ये अल्पसंख्यकों की बात एंटनी ने बोली, आप ही के अधिवेशन में। एक मिनट रुक जाइए, अभी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। 1948 के अंदर ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, गांधी गोडसे बुक में आप देख लीजिए, या फिर अमेरिका के अंदर जाइए, वहां की लाइब्रेरी में आप सुन लीजिए। आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, आप बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ बीजेपी कहती है। अरे सर, अल्पसंख्यकों की बात तो आप भी करते हैं ना। ए.के. एंटनी क्यों कह रहे हैं? ए.के. एंटनी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों से हटिए? ए.के. एंटनी आप ही के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं?
हो वो गया? कह रहे हैं मुसलमानों जवाब से दूं? हटकर हिंदू पर आइए। अरे जवाब दूं? हर्ष जी, हर्ष जी, देखिए, एहसन जी, चर्चा- एहसन जी हर्ष देंगे जी, भैया हर्ष- जवाब। हर्ष- एहसन जी, हर्ष जी, हर्ष जी, मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। तो मनीष तिवारी जी इनके पार्टी के मंत्री रहते हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, और मुझे लगता है कि इनसे बड़े नेता हैं, इनसे छोटे नेता नहीं हो सकता। ये माने उनको अपने से छोटा, क्योंकि ये अहंकार से कूट कूट के भरे हुए हैं। जाति धर्म की बात करें, मनीष तिवारी ने कहा कि जब यूपीए की सत्ता थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो जिस तरह से विदेशी नीति होना चाहिए वो उस तरह की नीति नहीं थी। जिस तरह से दुश्मन देशों को जवाब देना चाहिए उस तरह से हम लोग जवाब नहीं दे रहे थे। AR अंतुले साहब, मैं सब लिखित बता रहा हूं, उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आप मंत्री क्यों नहीं बनाते। संदीप जी ने ये बीच में सवाल पूछा, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को आप मंत्री क्यों नहीं बता पाए अगर इतना प्यार करते हैं। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, सबको समय देना है ना भैया, बराबर बराबर। चीजों पे आ जाता हूं। अरे भाई आप दोनों तीनों चीजों पे आ जाता हूं, चूंकि देखिए अब ये तो कहेंगे कि भगवान राम की सत्ता नहीं थी, हमको उसको भी तो सिद्ध करना है पहले कि नहीं भगवान राम की सत्ता है। ये 8-8 वकील खड़ा करते हैं कि भगवान राम का मंदिर न बने, वो तो छोड़ दीजिए। जो कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में बंद थे, धारावाहिक दिखाया जाता था, वो भी ना दिखाया जाए। अल्पसंख्यकों को आप टिकट नहीं देते। एहसन जी इस सवाल का जवाब जल्दी से फिर। इसीलिए तो बता रहा हूं कि आप जिसको छोड़े थे हम उसको सहेजने में लगे। उसके बाद हमने ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार, हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज पसमानदा मुस्लिमों के लिए जब हम बड़ी बड़ी योजनाएं चला के लेके आ रहे हैं, नहीं सर वो रैली में बोलिएगा, वो पसमानदा की बात मोदी साहब कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यकों की वो बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक कोई मंत्री नहीं होता अल्पसंख्यक ना, आप किसी को टिकट देते। अरे हर्ष जी, हर्ष जी वो क्या कह रहे हैं, ऐसे आदमी को क्या सुनना है जो कह रहा है कि जो है ये तो बाबू साहब हैं, मैं उनकी बात का ही केवल जवाब क्यों दूं। हर्ष जी आप ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए ये कहा जाता है बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, ये संयुक्त विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी, ना किसी को टिकट दिया। उनकी संपत्ति सरकार की हो जाती है और यहाँ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है, जो आज तक ये नहीं बता पाया कि एक धर्म के लोग क्यों अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं और दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये सब जवाब अगर कोई नहीं देगा, मैं उसकी जवाब को देने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं। हम लोग जनता की जवाब को देते हैं। और हमारे यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में भी मंत्री, केंद्र में भी मंत्री, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी आ रहा हूं, संदीप त्रिपाठी जी बस एक मिनट में आ रहा हूं, सबको समय देना है। राकेश जी क्या एहसन जी ठीक कह रहे हैं, क्या संदीप त्रिपाठी जी ठीक कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर वोट बैंक बटोरने का काम होता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि देश में क्या होता है। खैर विदेशी धरती को मेरा सवाल लेकर होना चाहिए था, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात हो गई है तो मैं उस पर सवाल ले रहा हूं। राकेश जी आपसे, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो चलो। राकेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मेरी आवाज राकेश जी तक नहीं पहुंच रही है। किसी और चैनल में जाना है। हाँ मैं ठीक है, मुझे किसी और चैनल में जाना है। चलिए ठीक है, एहसन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे साथ जुड़े। संदीप त्रिपाठी जी आपसे एक सवाल ले रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट। चलिए एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं सर। अल्पसंख्यकों की बात मैंने पूछ ली बीजेपी से, एहसन जी ये कह रहे हैं कि हमें उस बात का जवाब नहीं देना, जनता जानती है, जनता के जवाब को हम देते हैं। संदीप जी देखिए 2-3 चीजें आप समझ लीजिए, ये कैसे दोगलापंथी की राजनीति करते हैं। जिसे पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, एक जगह पर 2 सीट जीते हैं, एक जगह पर जो है 11 सीट जीते हैं और एक जगह पर 32 सीट जीतते हैं। और किस तरीके से बात ये हो रही कि पूरा 50 यात्रा मोदी जी की है, देश का प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, टाइम मेरा हो गया है, मुझे भी कमांड आ गई है, मैंने डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। संदीप त्रिपाठी जी फिर मुलाकात जरूर होगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में चर्चा हो रही थी कि विदेशी धरती पर देश पर सवाल आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार खड़े कर रहे हैं, क्या जनता सब देख रही है और आगे आने वाले समय में क्या जनता की तरफ से ही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि पेगासस उनके दिमाग में घुस गया है और विदेश में भारत की छवि को खराब किया जा रहा है। खैर आप अच्छे से समझते हैं, जनता जनार्दन होती है और आप ही इसका जवाब दीजिएगा कि आखिर कौन सी पार्टी आपके लिए सही काम कर रही है और कौन सी देश की छवि को बिगाड़ रही है, कौन सही कर रहा है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, गुरमीत सिंह आपको फटाफट से सुनवा देते हैं।
तीन दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। जो पिछली बार 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 785 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझको लगता है कि इस बार जिस एक अलग ही उत्साह के साथ में सबने पार्टिसिपेट करने का सोचा है, बीड़ा उठाया है, ऐसा लगता है कि ये हार्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसके अंदर में उत्तराखंड एक नया कीर्तिमान एस्टेब्लिश करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे फूल, जिस प्रकार हमारी उत्तराखंड की भूमि के अंदर में उपज होती है, उसके अंदर में 3 अंश हैं जो कहीं नहीं पाए जाते हैं। एक तो हिमालयस का आशीर्वाद, गंगा मैया, गंगा जी और जमुना जी का आशीर्वाद, उसके अलावा एक अलग ही डिविनिटी, और जो फूलों के अंदर में, जो प्रोड्यूस के अंदर में, जो हमारी महिला, जो हमारे कृषक, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो भी हार्टिकल्चर के साथ में व्यवसाय, पैशन या इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए आने वाला समय मैं कहूंगा कि एक समृद्धि का, एक खुशहाली का, एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। और जैसे जिस तरह के फूल प्रेम आप पे झलक रहा है कि लगता है इसमें लोगों को और चाहिए। बिल्कुल, अगर आप यहाँ के फूल देखेंगे, आप ट्यूलिप को देखिए, जो उनकी एक एक कली है वो अपने अलग ही तरीके की है। आप हमारे एक एक फूल को देखिए जो उत्तराखंड में होता है, उसके अंदर में एक शिव जी का वरदान है, उसमें हिमालयस का एक अलग महक है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, मैं पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, आप उत्तराखंड के जो फूल हैं, यहाँ का जो हनी है, यहाँ का जो उत्पाद है, यहाँ के जो बोनसाई गार्डन है, यहाँ के जो प्राकृतिक के, मैं कहूंगा कि एक वरदान, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, 71% से ज्यादा फॉरेस्ट है। और ये अवश्य है कि इस प्यार से, इस पैशन से, इस व्यवसाय से जो एक समृद्धि, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और जो बिजनेस जनरेट होगा वो अपने आप में अलग ही होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को इस बात की बहुत शाबाश देता हूं कि जिस प्रकार से हमने योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार से हमने हर एक को इसके साथ में भागीदारी और इसमें जोड़ा है, अपने आप में ये क्रांति दिखाई दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में, चाहे वो गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मैं कहूंगा कि कानपुर, लखनऊ और पूरा भारत हो, उनको जो पुष्प की रिक्वायरमेंट है, जो हिमालयन हनी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ के उत्पाद की जो रिक्वायरमेंट है, अपने आप से वो एक अलग ही कीर्तिमान बनाएगी। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म, आपको हार्टिकल्चर और वेलनेस का लुत्फ लेना है, किसी भी दुनिया में आप रहते हैं, तो आइए उत्तराखंड में और इसका लुत्फ लीजिए और भगवान शिव जी का वरदान लीजिए कि किस प्रकार प्रकृति ने हमको सबको एक वरदान दिया है। गवर्नर साहब ने कहा कि तो क्या कुछ कहा गया है। और राजभवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर कई बातें गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उनकी तरफ से कही गई है और बताया गया है कि कैसे कृषि उद्यानों को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। और वो कह भी रहे हैं कि आइए उत्तराखंड, आपका स्वागत है और परिस्थितियां बदल रही हैं, उसकी तस्वीर को देखिए। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से आपको बता देते हैं खबर क्या है। जम्मू कश्मीर से बारामूला में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जानकारी आपको दे देते हैं, एनआईए ने की है बासित रईसी की संपत्ति को कुर्क। दरअसल बारामूला में हिजबुल आतंकी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। सोपोर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये जानकारी इस वक्त बड़ी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आतंकियों पर जहां एक तरफ लगातार कार्रवाई जारी है, तो वहीं पर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी एनआईए लगातार कर रही है। और वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से लगातार निकलकर सामने आ रही है। खबर बारामूला से आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, जहां पर सोपोर इलाके में कहा जा रहा है कि हिजबुल
मुजाहिदीन के आतंकी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। नदीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नदीम, क्या कहेंगे? ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए का देखने को मिल रहा है, क्या आगे आने वाले समय में भी ये एक्शन जारी रह सकता है और आज कहां कहां पर ये एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँ टेक्निक तो मिल रही है जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर। और अगर हम देखें कल जो है सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में भी जो है एनआईए की जानिब से जो है प्रॉपर्टी सीज की गई। और अगर हम आज शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें तो बारामूला के अंदर भी जो है सोपोर का ये बट मोहल्ला जो ऋषि मोहल्ला है जो कि बुमई सोपोर में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है बासित ऋषि के नामी जो मिलिटेंट बताया जाए जो कि पाकिस्तान में अभी एक्टिव है, हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जो ताल्लुक रखता है, उसकी अगर हम देखें एग्रीकल्चर लैंड जो कि लगभग 9 कनाल से ज्यादा है, उसको जो है अभी एनआईए की जानिब से सील किया गया है। और अगर हम देखें अभी भी जो है ये रेड जारी है। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल जैसे जैसे अपडेट मिलेगी जम्मू कश्मीर से आपको मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन कल ठीक 11 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुद्दा बड़ा होगा, आपके मुद्दे उठाएंगे और डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।